नमस्कार दर्शकों, रात के 9 बज गए और ये वक्त हो चला है अग्नि परीक्षा का। मैं हूं आपके साथ विकास ब्रजेश सक्सेना। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। बीजेपी के साथ साथ विपक्ष ने अपने दांव चलना शुरू कर दिए हैं। जहां एक तरफ बीजेपी फिर चुनावी मोड में आ गई है, तो वहीं विपक्ष ने भी अपने चुनावी अभियान की तैयारियां तेज कर दी हैं। आखिर किसकी स्ट्रेटेजी कितनी मजबूत है, अग्नि परीक्षा में आज बात होगी इसी मुद्दे पर। तो दर्शकों, आज अग्नि परीक्षा में हम बात करेंगे कौन जीतेगा 24 का महासंग्राम, क्योंकि लोकसभा का रण उतना आसान नहीं होगा जितना इसे समझा जा रहा है। और इस बात को लेकर राजनीतिक पार्टियां भी बखूबी तरह से समझ चुकी हैं। यही कारण है कि बैठकों का दौर कई तरह की रणनीति बैठकों में बनाई जा रही है। दौर चल रहा है, बैक टू बैक बैठकें हो रही हैं। आखिर कितनी मजबूती के साथ तैयार है राजनीतिक दल, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिपोर्ट और वापस लौटेंगे तो फिर आज बताएंगे विश्लेषण आपको। लोकसभा चुनाव का रण अब धीरे धीरे एक भीषण संग्राम का रूप लेता जा रहा है और इस महासंग्राम को फतह करने के लिए राजनीतिक पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगाती नजर आ रही हैं। बैठकों का बैक टू बैक दौर जारी है, तो वहीं पार्टियों में चिंतन और मंथन भी बेहद गहन तौर पर चल रहा है। मध्य प्रदेश में 29 तो छत्तीसगढ़ में 11 सीटों पर फोकस किए कांग्रेस और बीजेपी आगे बढ़ रही हैं। बीजेपी विधानसभा चुनाव में हैट्रिक मारने के बाद उत्साह से लबरेज है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस फिलहाल एक मजबूत आधार सेट करने में लगी है। लेकिन कौन कितना मजबूत है, ये तो चुनावी रण में ही मालूम पड़ेगा। तो आज खजुराहो लोकसभा की बैठक अभी संपन्न हुई है और इस बैठक में मुख्य तौर पर आगामी लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक बूथ पर चुनाव लड़ने की रणनीति के साथ 10% वोट शेयर, 51% एवरेज वोट शेयर का हमने जो संकल्प है और हर बूथ पर 10% वोट बढ़ाने का हमारा संकल्प है, इसको लेकर के एक रणनीतिक तैयारी आज की बैठक में हुई है। 3, 4, 5, 6, 7 लगातार 6 दिन तक हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की जो मेंबर और सदस्य वो भोपाल आएंगे 3 तारीख को। उसी दिन इलेक्शन कमेटी और पूरे प्रदेश के जितने भी हमारे संबंधित लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे और चुनाव की पद्धति और चुनाव के प्रत्याशियों के निर्णय पर विचार विमर्श होगा। ये हुई मध्य प्रदेश की बात। कुछ ऐसी ही रणनीति छत्तीसगढ़ में भी बनती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी इन दिनों महिलाओं को साधती नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से कई कद्दावर नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। माना जा रहा है कि इन नेताओं को लोकसभा के चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। लेकिन इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि वो केवल प्रचार करना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले अब वो दौर आ चुका है जब सीटों के दावेदारों को आगे किया जाएगा और ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि राजनीतिक पार्टियां किन चेहरों पर भरोसा जताती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए अब आपको राजनीतिक पार्टियों की रणनीति के बारे में, उनकी स्ट्रैटेजी के बारे में भी बता देते हैं। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की करते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले एक खास स्ट्रैटेजी तैयार की है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश की 29 सीटों को 7 क्लस्टर में बांटा है। हर क्षेत्र में कद्दावर नेता को क्लस्टर की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। हर क्लस्टर में 4 से 5 सीटों को जगह दी गई है। माइक्रो लेवल पर भी जनप्रतिनिधियों से संपर्क साधा जा रहा है। नेताओं को साथ मिलाने को लेकर भी स्ट्रैटेजी तैयार हो रही है। वहीं साथ छोड़ चुके नेताओं की घर वापसी पर भी पूरा फोकस किया जा रहा है, यानी चारों तरफ से जोर दिया जा रहा है। और अब आपको मध्य प्रदेश में कांग्रेस कितनी तैयार है और लोकसभा के लिए पार्टी ने क्या कुछ रणनीति बनाई है वो भी दिखा देते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कंट्रोल रूम तैयार किया। सोशल मीडिया पर पार्टी का खास फोकस डिलीवरी सिस्टम पर भी इस बार नजर आ रहा है। आपको बता दें, संभागीय स्तर पर भी ध्यान दिया जा रहा है। कंट्रोल रूम प्रत्याशी चुनने की प्रक्रिया भी अब शुरू हो गई है। 3 फरवरी से स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर भोपाल आएंगे।
उज्जैन, ग्वालियर और भोपाल में ये बैठकें होंगी। एमपी कांग्रेस की जल्द सामने नई टीम भी आपके सामने अब आ जाएगी। अब आपको यह भी बता देते हैं कि एमपी में कांग्रेस किन बड़े चेहरों को लोकसभा के रण में उतार सकती है और क्या कुछ प्रत्याशियों के चयन में इस बार कांग्रेस करेगी। भोपाल सीट की बात करें तो पार्टी यहां से दिग्विजय सिंह को इस सीट पर फिर उतार सकती है। वहीं छिंदवाड़ा की बात करें तो यहां कमलनाथ को दावेदार बनाया जा सकता है, संभव सा नजर आता है। और इसी तरह रतलाम से कांतिलाल भूरिया बड़े लीडर हैं, ग्वालियर से गोविंद सिंह, खंडवा से अरुण यादव, नर्मदापुरम से सुरेश पचौरी, गुना या फिर शिवपुरी से केपी सिंह और रीवा या सीधी से अजय सिंह को दावेदार बनाया जा सकता है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत में महिलाओं का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत के लिए पार्टी ने महिला विंग, महिला मोर्चा प्रदेश की 35 लाख महिलाओं तक पहुंचेगी। गांव, कस्बों और शहरों में चाय पर चर्चा कार्यक्रम के जरिए केंद्र की योजनाओं की जानकारी भी साझा की जाएगी। इसके जरिए 8 लाख से ज्यादा महिलाओं से संपर्क साधने की स्ट्रेटेजी भी पार्टी तैयार कर रही है। केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रति उन्हें जागरूक किया जा रहा है, अवेयर किया जा रहा है। राज्य सरकार की योजनाओं को भी पहुंचाने का लक्ष्य, योजना का जन जन तक लाभ पहुंचाना, यह भी एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है। अब आपको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में किस तरह महिलाएं जो हैं इस पूरी भूमिका निभाती नजर आती हैं। महिलाएं सरकार बनाने में क्या रोल रखती हैं वो भी बताते हैं। विधानसभा चुनाव में दिखाई दी थी नारी शक्ति, क्योंकि प्रदेश में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। प्रदेश में कुल वोटर्स 2,03,60,240 हैं। औसतन पुरुषों के 1,003 वोटर पर महिलाएं भारी अनुपातिक और महिला वोटरों की संख्या 1,012 मानी जाती है। और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस की, तो यहां भी एक सूची वायरल हो रही है। इसमें अलग अलग लोकसभा के लिए दिग्गजों के नाम भी सामने आ गए हैं। राजनांदगांव से छन्नी साहू का नाम की चर्चा है। बिलासपुर से टीएस सिंहदेव के नाम की चर्चा भी हो रही है। संतोष कौशिक का नाम भी आगे चल रहा है। वहीं दुर्ग से पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू, क्षितिज चंद्राकर या राजेंद्र साहू के नाम भी आगे चल रहे हैं। और जांजगीर से शिव कुमार डहरिया, महासमुंद से पूर्व सीएम भूपेश बघेल, ताम्रध्वज के नाम की चर्चा भी यहां पर हो रही है। बस्तर से दीपक वैज का नाम चल रहा है, जो कि अभी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। रायपुर से धनेन्द्र साहू या विकास उपाध्याय का नाम है। रायपुर से ही सुशील आनंद शुक्ला, जो मीडिया के प्रभारी भी हैं, और या आकाश शर्मा का नाम आगे है। सरगुजा से डॉक्टर प्रेमसाय टेकाम या अमरजीत भगत का नाम चल रहा है। सरगुजा से ही संगीता पोर्ते या शशि सिंह, कांकेर से मोहन मरकाम या नीला भिड़िया का नाम आगे चल रहा है। कांकेर से ही बीरेश ठाकुर, नरेश ठाकुर या शिशुपाल सोरी का नाम आगे है। कोरबा की बात की जाए तो ज्योत्सना महंत का नाम चर्चाओं में है। जयसिंह अग्रवाल भी यहां से हैं। रायगढ़ से लालजीत सिंह राठिया हैं। राम सिंह सेदार या आशिक कजूर के नाम की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। ये बात हुई है प्रत्याशियों की। खबर को विस्तार देंगे सहयोगी प्रमोद शर्मा मेरे साथ भोपाल से और तृप्ति सोनी मेरे साथ रायपुर से जुड़ गई हैं। सबसे पहले प्रमोद, आपके पास आ रहा हूं। क्या लोकसभा चुनाव भी मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसी फॉर्मेट पे बीजेपी और कांग्रेस लड़ती नजर आएंगी? क्योंकि जो बीजेपी में इस बार बड़े नेताओं को विधानसभा चुनावों में उतारा गया, वही फॉर्मूला होगा कि चेहरा कोई भी हो, सीट आपको जीत के देना है। किस तरह की तैयारियां, प्रमोद बताइए जरा। देखिए, मध्य प्रदेश में 29 सीट्स हैं लोकसभा की। बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस पार्टी का मध्य प्रदेश में व्हाइट वॉश हो जाए, लिहाजा एक बची खुची कांग्रेस पार्टी की सीट भी बीजेपी जीतना चाहती है। और इसलिए आप देखेंगे तो गांव की तैयारी शुरू हो गई है बीजेपी की, और गांव तक पहुंचेगी। क्योंकि कहा जाता है कि यदि आपको किसी बड़े मकान को बनाना है तो मजबूती नींव से लानी होती है। लिहाजा बीजेपी की बहुत स्ट्रांग तैयारी शुरू हो गई है। खैर, अब ये आने वाला समय बताएगा कि 29 मिलती है या फिर 1 से बीजेपी चूक जाती है। ये आने वाला भविष्य बताएगा, क्योंकि ये फैसला जो है, ये जो नतीजे हैं, वो आने वाले भविष्य में समय में तय होंगे। लेकिन कुल मिलाकर देखिए, एक कहा जाता है कि हारा वही जो लड़ा रही, तो कुल मिलाकर बीजेपी किसके लिए लड़ रही है? एक सीट के लिए, क्योंकि ऑलरेडी 28 उनके पास है और एक जो है बीजेपी उसे नाक का सवाल मान रही है और तैयारियां शुरू हो गई है। देखिए, कई बड़े चेहरे हो सकते हैं
जो मिनिस्टर नहीं बनाए गए, जो विधायक है फिलहाल, वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। कई और सीनियर नेता है और अंदर खाने की और आरएसएस की जो रिपोर्ट्स हैं, जो बताया जा रहा है, मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि कई युवा चेहरे इस बार मध्य प्रदेश की लोकसभा सीट पर जो विधानसभा टिकट की दावेदारी में थे, वो लोकसभा का चुनाव लड़ते नजर आएंगे, क्योंकि एक नई बीजेपी पॉलिसी लेकर आ रही है। पॉलिसी क्या रहने वाली है कि नई जो लीडरशिप है वो लोकसभा चुनाव से जनरेट करनी है बीजेपी को, क्योंकि दिग्गज नेता जो लोकसभा चुनाव लड़ते थे उन्हें विधानसभा के समर में उतार दिया। कोई जीता तो कोई विधानसभा अध्यक्ष बन गया, कोई मिनिस्टर बन गया, कोई मिनिस्टर नहीं बन पाया। अब एक नई जो लीडरशिप है बीजेपी वो तैयार करेगी, जो एबीवीपी से निकल कर आए हैं या फिर संगठन आरएसएस से निकलकर बीजेपी में एंटर हुए या फिर दूसरे और बड़े चेहरे हो सकते हैं, वो कुल मिलाकर लोकसभा यानी बड़ा चुनाव लड़ते नजर आएंगे। बिल्कुल, तो ये नई स्ट्रेटेजी होने वाली है और प्रमोद बहुत महत्वपूर्ण आप बता रहे हैं जो स्ट्रेटेजी है नए नामों को लेकर। तृप्ति, आपके पास आ रहा हूं। छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस में भी ये नजर आ रहा है, क्योंकि भूपेश बघेल के नामों की चर्चाएं शुरू हुई हैं, यानी कि संभावित कयास यही लगाए जा रहे हैं जितने बड़े नेता हैं कांग्रेस उतारने वाली है। बीजेपी किस फॉर्मेट पे छत्तीसगढ़ में इस बार चलती नजर आएगी? तृप्ति, देखिए, जिक्र आपने विकास भूपेश बघेल का किया, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे छत्तीसगढ़ के, 5 साल अभी हाल की सत्ता के रहे, वो मुख्यमंत्री चेहरा रहे। लेकिन आज जब उनके बयान से स्पष्ट हो गया कि वो प्रदेश में प्रचार की जिम्मेदारी चाहते हैं, वो ये नहीं चाहते कि लोकसभा का चुनाव लड़े, क्योंकि विधायक की जिम्मेदारी भी उनके कंधे पर ही है। तो ये माना जा रहा है कि भले ही भूपेश बघेल अभी कह रहे हैं, आने वाले समय में उनको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, इस पर अभी से कयास लगाना थोड़ा जल्दबाजी होगी। लेकिन जो बयान उन्होंने कहा है, तो उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। अब ये तो स्पष्ट हो गया। अब बची खुची बात स्क्रीनिंग कमेटी की जब आज बैठक हुई, एक लंबी मैराथन बैठक चली है कांग्रेस पार्टी की। जिन सीटों पर कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है, 5 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस पार्टी बहुत कम वोटों के अंतर से हारी है, क्योंकि लगभग हर लोकसभा में 8-8 विधानसभा सीटें आती हैं। एक उदाहरण मैं आपको जांजगीर चांपा विधानसभा लोकसभा का देना चाहूंगी। जांजगीर चांपा लोकसभा के अंदर 8 विधानसभा सीटें आती है। 8 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है, यानी कि एक सेफेस्ट सीट कांग्रेस इसे मानकर चल रही है। इसलिए ज्यादा फोकस किया जा रहा है उस इलाके में बीजेपी की तरफ से। हमने देखा जो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव था वो भी जांजगीर चांपा जिले में हुआ। इस बार लगातार वहां पर फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा महासमुंद की बात कर ली जाए तो महासमुंद में भी बराबरी का मुकाबला है। 4 सीटें विधानसभा की उनके हाथ में, 4 इधर। लेकिन मुद्दे क्या होते हैं? मुद्दे चूंकि जनरल इलेक्शन के जो होते हैं वो हमने 2014 से परिपाटी जिस तरीके की देखी, 2019 में मोदी लहर, तो बीजेपी इस कॉन्फिडेंस में है कि मोदी लहर अभी भी बरकरार रहेगी और इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि जाति का समीकरण यहाँ पर साधने बेहद दिलचस्प हो जाते हैं। अब चेहरे की बात आती है तो शिव कुमार डहरिया, जिनका नाम एकमात्र जांजगीर चांपा सीट से आ रहा है, चूंकि उस क्षेत्र से लगे हुए बिलाईगढ़ से वो विधायक रहे हैं, एक SC बेल्ट है, चूंकि वो SC रिजर्व सीट है, तो इसलिए एक नाम, मतलब एक सिंगल नाम जो सामने आया है उनका आया है। मतलब ये कि पूरी रणनीति के साथ कांग्रेस पार्टी उतरने जा रही है। लेकिन फिर वही बात होती है कि जब देश में एजेंडा सेट हो कि बीजेपी की लाइन क्या है और कांग्रेस की लाइन क्या है, तो फिर जनता किन मुद्दों को देखेगी ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन चुनाव की तैयारी तेज हो गई है, कांग्रेस पार्टी बैठी है और बैठकर हर एक रणनीति पर काम कर रही है। मैदान में एक्टिव होने की तैयारी भी दिख रही है। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी पूरी कोशिश करनी शुरू कर दी है। जितने नवाचार हो सकते हैं दोनों ही पार्टियां लगा रही हैं, क्योंकि अब आम चुनाव आगे है। प्रमोद, अभी आपने कहा कि कांग्रेस भी लगातार कोशिशें कर रही है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि 29 में से एक सीट जो कांग्रेस के पास जाती है वो इस बार और इजाफा कांग्रेस उसमें कर पाएगी। लेकिन कांग्रेस के नेताओं से जब लोकसभा पे बात होती है वो कहते हैं कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलके नई कहानी। इसलिए इस बार जीतू पटवारी को उतारा है, इस बार नए चेहरे सामने लेकर आए। तो फिर ये जो तैयारियां की गई हैं कितना तब्दील कर पाएगी इस बार युवा नेतृत्व कांग्रेस का? आपके स्लोगन को पूरा कर देता हूं। बीजेपी कह देती है हम हैं हिंदुस्तानी, और उस राष्ट्रवाद पर कांग्रेस पार्टी काउंटर नहीं कर पाती है। आपने देखा होगा बीजेपी कई बार हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के सहारे विपक्षियों को ऐसी पटखनी दे चुकी है कि विपक्षियों के पास उसका जवाब नहीं होता है।
और अब लोकसभा की तैयारी है। देखिए, आपको याद होगा राम मंदिर आंदोलन जो हुआ था, उसमें कार सेवकों का एक बड़ा तादाद मध्य प्रदेश से रही है। और मध्य प्रदेश की जो सियासत है वो मुद्दों से ज्यादा मंदिर दौड़ने वाली, यानी, और दूसरी देखिए धर्म के सहारे वाली, और तीसरी राष्ट्रवाद के सहारे वाली रही है। आप उठा के देख लीजिए, बड़े बड़े दिग्गज नेता मध्य प्रदेश आए, अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज, उमा भारती, जयवंत सिंह पवैया, कई और बड़े दिग्गज नेता उठाकर देख लिए जो मध्य प्रदेश यानी देश के दिल से निकले और दिल्ली तक उन्होंने इतिहास रचा है। लिहाजा यदि एमपी को कोई सेफ मानता है तो वो बीजेपी यहाँ की सीट्स को मानती है। इसीलिए आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी को कुछ नए सिरे से सोचना होगा, तैयारी कितनी भी कर ले, क्योंकि मुद्दे इस वक्त बीजेपी जो है वो फ्रंट पर है और उसने ऐसा रंग छिड़का है कि जनता के दिल में वो गहरी छाप छोड़ गया है। खैर, कांग्रेस पार्टी क्या करेगी ये आने वाला वक्त बताएगा, सबके अपने अपने प्रेडिक्शन है, लेकिन लोकसभा की बड़ी तैयारी है और ये बड़ी तैयारी में तृप्ति आपके पास आ रहा है। मध्य प्रदेश में प्रमोद कुछ कह रहे बड़ा हैं करना पड़ेगा। वो जो रंग था वो गहरा होता जा रहा है। छत्तीसगढ़ में से भी अब यात्राएं शुरू हो रही हैं, अयोध्या लोगों को भेजा जा रहा है। बीजेपी कह रही है कि अब तो हम ज्ञानवापी की रिपोर्ट भी एसआई ने सर्वे जो है सार्वजनिक कर दिया है। ये जो मुद्दे हैं कितना इफेक्ट करेंगे? क्या जो राष्ट्रवाद का बीजेपी एजेंडा आगे रख रही है उसमें सब साफ हो जाएगा? तृप्ति जी विकास, जहां तक बात की जाए राष्ट्रवाद के एजेंडे की, तो कांग्रेस पार्टी विपक्ष में होते हुए यही कहती है कि एकमात्र धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है। दूसरी तरफ बीजेपी कहती है कि ये तो हमेशा से देश के गौरव की बात रही है, इसलिए कांग्रेस पार्टी पर वो तीखे आरोप प्रत्यारोप करती है। लेकिन जहां तक बात की जाए मुद्दों की या जमीनी स्थिति की, तो छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं लोकसभा की। इन 11 सीटों में से 2 एसटी के लिए रिजर्व है, 1 एसटी के लिए रिजर्व है। अब विधानसभा के नतीजों पर अगर आप गौर करें तो बीजेपी को जो बम्पर बहुमत मिला है, तो हो सकता है ये बरकरार रहे 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के, क्योंकि 2019 में जो प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया था, पुराने बड़े चेहरों को घर बैठा दिया था, पूरे फ्रेश नए चेहरे थे। तो इस बार भी हमने देखा है कि पुराने जितने चेहरे रहे हैं जो लोकसभा में सांसदी कर चुके 2019 में, उनको विधायक आज वो विधायक के पद पर हैं और कुछ लोग चुनाव भी हारे हैं। ऐसे में माना जाए कि इस बार पूरी तैयारी बीजेपी ने 11 की 11 सीटों पर कर रखी है। 2 सीटें गंवाई थी बीजेपी ने। अमूमन हमने पूरे 2004 से लेकर अभी तक देखा है कि बीजेपी हमेशा प्लस में रही है। एक ही सीट कांग्रेस को नसीब हुई है लोकसभा की जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है। 2019 में ऐसा हुआ कि 2 सीटें आई। तो बीजेपी को भी ये लगता है कि विधानसभा के परफॉर्मेंस के आधार पर कहीं अगर 5 लोकसभा सीटों पर कमजोर है बीजेपी, तो कांग्रेस वहां गेन कर सकती है। इसलिए उन्हीं सीटों पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। जेपी नड्डा का प्रस्तावित दौरा है जो राजनांदगांव के लिए लोकसभा के लिए है, तो राजनांदगांव लोकसभा भी बेहद कमजोर सीट मानी जा रही है बीजेपी के लिए। ऐसे में कोर फोकस तो है, भले ही राष्ट्रवाद, हिंदुत्व या कांग्रेस का कांग्रेस ने जो मुद्दा उठाया है जाति जनगणना, ये अगर इसका एक आवरण अगर हम उसके आवरण के भीतर जाकर देखें तो चुनावी लड़ाई या मैनेजमेंट जो होता है उस पर दोनों ही पार्टियां काम कर रही हैं। कमजोर नफ्स पकड़ने की कोशिश बीजेपी कर रही है और कांग्रेस कह रही है कि जहां मजबूत है वहां और मजबूत हो जाए। आप कह रही हैं और प्रमोद आप कह रहे थे कि हारा वही जो लड़ा नहीं। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी भले ही ज्यादा मार्जिन के साथ पिछली बार देखी, लेकिन लड़ाई उतनी आसान वो मान नहीं रही है। और जो तैयारियां चल रही हैं, हमने पहले देखा अनुशासन समिति की बैठक होती है, फिर नए प्रभारी लाए गए हैं, आज महिला मोर्चा की बैठकें भी हुई हैं। किस तरह से तैयारियां हैं प्रमोद, जरा वो भी बताइए बीजेपी की। देखिए, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में आपको अंतर मुद्दों का समझना होगा पहले तो, क्योंकि हर राज्य की अपने अपना देखिए अलग अलग सिनेरियो होते हैं, अलग अलग मुद्दे होते हैं, अलग अलग सूरत और सीरत होती है। लेकिन मध्य प्रदेश है वो सीधा दिल्ली से कनेक्ट रहता है। और इस बार आपने विधानसभा चुनाव देखा तो बीजेपी ने बड़े रणनीति के साथ लड़ा। कांग्रेस पार्टी एमपी के लोकल मुद्दों के साथ लड़ी, जो 18 में एक बार काम कर गई थी। दोबारा काम कांग्रेस पार्टी का नहीं बन पाया, लेकिन दिल्ली
बीजेपी का भाप गया और 24 से पहले उन्होंने एक ट्रायल शॉट खेला, यानी एक ट्रायल मैच खेला कि दिल्ली के जो चेहरे हैं उनका चार्म अभी भी एमपी में यानी स्टेट में कितना है, और उसमें वो सक्सेस हो गई है। और दिल्ली के चेहरे पर एमपी में जब काम बन गया विधानसभा में बम पर, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि लोकसभा में तो फैक्टर ही अलग रहता है। यानी कई भी स्टेट में देख लीजिए, पीएम मोदी के चेहरे पर विधानसभा चुनाव लड़ लिया, जब दिल्ली से यहाँ के लोकल इलेक्शन पर काम बन गया, और जब दिल्ली का काम यदि दिल्ली के चेहरे पर एमपी में, फिर तो बीजेपी गैन करती नजर आ रही है। और कांग्रेस पार्टी की टेंशन तो यहाँ बढ़ गई है कि छिंदवाड़ा को एक सीट को कैसे बचाया जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में देखिए बदलाव भले ही हो गया हो, लेकिन कुछ सूरत या सीरत कांग्रेस पार्टी की फिलहाल मुझे बदलती नजर नहीं आ रही है। जीतू पटवारी की राह में बहुत सारे रोड़े हैं मध्य प्रदेश में, आप देखेंगे तो वो अभी तक कोऑर्डिनेशन नहीं आ पाया है, वो अनुशासन नहीं आ पाया है, बहुत सारे अब तक पीसीसी का गठन नहीं हो पाया है। जब कमेटी नहीं बनी है तो काम कैसे चलेगा? तो राह में पहले तो रोड़े खत्म करने होंगे। बिल्कुल सही कहा, बहुत सारे रोड़े हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं, और चुनौतियां तो और भी इसलिए बढ़ जाती हैं क्योंकि लक्ष्मण सिंह का जो बयान आज हमने देखा वो भी कई सारे सवाल खड़े कर देता है। लेकिन यही राजनीति और तैयारियां दोनों ही प्रदेश में है। हालांकि प्रमोद, आपका और तृप्ति, आप दोनों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अग्नि परीक्षा में आज बात थी 24 को लेकर के तैयारी किसकी कितनी है, और अभी जहां खड़े हैं, एक तरफ राष्ट्रभक्त और बीजेपी कह रही है कि जो तमाम मुद्दे हैं, राष्ट्रवाद की जो राजनीति है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस है कि कह रही है कि न्याय यात्रा निकाल रही है और मोहब्बत की दुकान है। लेकिन किसकी दुकान जो है 24 में खुलेगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा।